हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणु सिंह इन्फॉर्मेशन इज़ लाइफ में अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेल इनफर्टिलिटी सीरीज़ में आज मैं आपके साथ नील स्पर्म काउंट या एजोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट क्या, कब, क्यों और कैसे के बारे में डिस्कस करूँगी और ट्रीटमेंट बताऊँगी। तो अगर आप एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम से या नील स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर इसके बारे में आप जानकारी पाना चाहते हैं तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि वीडियो में मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताया जा चुका है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप अगर उन समस्याओं से ग्रसित हैं तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का जैसा कि टॉपिक मैंने बता ही दिया है कि आज का टॉपिक है नील स्पर्म काउंट या एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया कहते किसको हैं? सीमेन में नील शुक्राणु एजोस्पर्मिया कहलाता है। नील शुक्राणु आपको क्यों हो जाता है? इसके दो कारण होते हैं। पहला है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया और दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। फ्रेंड्स, अगर आप अपने 8 से 10 साल तक के मैरिड लाइफ में मेल इनफर्टिलिटी के कारण पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं तो ये एक कारण हो सकता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो। तो इसको क्योर हम कैसे करते हैं या हम इसे कैसे पता लगा सकते हैं? स्पर्म काउंट होने के बावजूद भी आप अपने स्पर्म से या अपने बीज से अपने बायोलॉजिकल पिता बन सकते हैं। आप अपने बीज से अपनी संतान पा सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। कैसे पा सकते हैं ये मैं आगे बताऊंगी। एंड्रोलॉजिकल एवोल्यूशन के थ्रू या एंड्रोलॉजिकल कंप्रिहेंसिव टेस्ट के थ्रू हम इसको एनालाइज कर लेते हैं कि पेशेंट अपने बीज से या अपने स्पर्म का से अपना बच्चा प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके लिए आप एंड्रोलॉजिस्ट से या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके स्पर्म काउंट 10 मिलियन, 5 मिलियन, 12 मिलियन या बाउंड्री लाइन के आसपास है तो भी आप अपने स्पर्म से पिता बन सकते हैं। अगर पेशेंट को एजोस्पर्मिया में मार्फोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मोटेलिटी प्रॉब्लम है तो भी आप अपने स्पर्म से अपने बच्चे के पिता बन सकते हैं, एक बायोलॉजिकल फादर बन सकते हैं। शुक्राणु अगर है आपके स्पर्म में तो आपको डोनर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो शुक्राणु अगर 1 मिलियन है तो भी आपको डोनर की आवश्यकता नहीं है। अगर लेस देन 15 मिलियन है या 5 मिलियन है तो भी आपको किसी भी डोनर की आवश्यकता नहीं है। अगर मोटेलिटी की हम बात करें तो थोड़ा बहुत अगर स्पर्म मूव कर रहा है तो वो मोटाइल है। तो अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म की। तो ये यहाँ पर काज नहीं करता कि आपका स्पर्म मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, स्पर्म होने जरूरी है। अब अगर स्पर्म में मोटिलिटी बहुत अच्छी है तो आप नॉर्मली फादर बन जाएंगे, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर मोटेलिटी बहुत अच्छी नहीं है तो भी आप फादर बन सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, आज के मॉडर्न साइंस की ये देन है। मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है तो भी आप अपने बच्चे के बायोलॉजिकल फादर बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप 5 से 15 के बीच में काउंट के अंदर आते हैं तो फिर रीज़न क्या है ये एंड्रोलॉजिकल एनालिसिस से हमें पता चल जाता है कि फैक्ट्री के प्रोडक्शन कैसा है। और अगर पेशेंट ने बहुत टाइम नहीं गंवाया है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, नहीं तो फिर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है।
स्पेशल ट्रीटमेंट में हम टीसा या इक्सी करते हैं। फ्रेंड्स, अब टीसा और इक्सी के बारे में सभी लोगों को डिटेल नहीं पता है कि ये कैसे होता है, या बहुत एक्सपेंसिव होता है, या कैसा होता है, उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको इन्फेक्शन किस टाइप का है, ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया में आपके वास डिफरेंस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने के कारण ब्लॉकेज हो जाता है, यानी कि आपकी पाइपलाइन बंद हो जाती है जहाँ से स्पर्म एजाकुलेट होते हैं या सीमन एजाकुलेट होता है। आपके टेस्टिस यानी वृषण में स्पर्म बनने के बावजूद स्पर्म बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे पेशेंट के सीमन में स्पर्म तो होता है मगर एजाकुलेट नहीं हो पाता। ऐसे मरीज के सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट नॉर्मल होने के बावजूद रिपोर्ट में नील शुक्राणु शो करता है। और अगर पेशेंट की एंडोक्राइन रिपोर्ट यानी FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट भी ऐसे पेशेंट में नॉर्मल पाई जाती है। अब दूसरा कारण ये हो सकता है कि पेशेंट की बाय बर्थ वास डिफरेंस अब्सेंट हो, तो ऐसे पेशेंट में भी आपके नील शुक्राणु रिपोर्ट में आते हैं। तो ऐसे पेशेंट को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास आपके खुद का स्पर्म काउंट है जो कि आपके टेस्टिस में है। फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो टीसा के माध्यम से हम स्पर्म कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हमें इक्सी करना होता है। इस माध्यम के द्वारा हम निडल से टेस्टिस से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है, या अगर बात की जाए तो टेस्टिकुलर बायोप्सी करनी पड़ती है, तो भी हम उससे स्पर्म कलेक्ट कर लेते हैं। और आपकी फीमेल के एग से मेटिंग कराई जाती है, और जब कुछ टाइम के बाद एम्ब्रियो बन जाता है तब इसे फीमेल पार्टनर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी नील स्पर्म काउंट में भी आप अपने स्पर्म से अपना खुद का बच्चा पा सकते हैं। कई बार आपको फ्रेंड्स बुखार होने के कारण भी आपका काउंट कम हो जाता है, तो ऐसे में आपको अपने आप को मेडिकली फिट रखना होता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इक्सी, IVF और IUI के बारे में। तो जिनको एंजियोस्पर्मिया है या नील शुक्राणु की समस्या है, तो ऐसे में इक्सी का सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा है IVF और IUI की अपेक्षा। तो ऐसे में मैं मोस्टली प्रीफर करती हूँ कि इक्सी करना बेहतर होता है, क्योंकि IVF और IUI में क्या होता है कि एग को स्पर्म को पेनिट्रेट करना होता है, जो कि अगर नॉन मोटाइल है या पुअर मोटिलिटी है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसे में IVF या IUI आपका फेल हो जाता है। तो अगर आप एंजियोस्पर्मिया की समस्या से जूझ रहे हैं तो इक्सी एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। फ्रेंड्स, आजकल के समय में मेल इनफर्टिलिटी में हम लोग मोस्टली इक्सी ही करते हैं, जिसका सक्सेस रेट अच्छा है। कोई मैटर नहीं करता कि आपके शुक्राणुओं की मार्फोलॉजी कैसी है, एक्रोसोम कैसा है, मोटेलिटी कैसी है, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। ये सारे काज अब ख़त्म हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि IUI एंड IVF पुअर स्पर्म काउंट का सक्सेस कम रहता है। इक्सी के यूज से आप बायोलॉजिकल फादर बन सकते हैं। अब अगर शुक्राणु नील है तो हम एंड्रोलॉजिकली एवोल्यूशन से ये देख लेते हैं कि कुछ काम के स्पर्म निकाले जा सकते हैं, या इस पेशेंट को इसका बायोलॉजिकली फादर बनाया जा सकता है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।